अलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वगैरह में खुशामदीद ले जनाब। वो शगुफा फूट गया जिसका इंतजार था। ये काफी दिनों से ये बात चहमगोइयां चल रही थी। ये बात हल्के हल्के अंदाज से मंजर आम पर आ रही थी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन सरकार जो है वो इस वक्त एक पांव पर खड़ी है, वो किसी भी लम्हे गिर सकती है। और खास तौर पर अली अमीन साहब की अपनी जो पोजीशन है वो इमरान खान के सामने बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हो चुकी है। और इस मामले में बुशरा बीबी ने जो इमरान खान को पंप किया है वो गुब्बारा अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो किसी ना किसी तरीके से फटेगा। तो जनाब वो खदशात जिनका जिक्र कल भी इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में किया गया था और इससे पहले भी एक से ज्यादा मरतबा आपकी खिदमत में यह बात अर्ज की जा चुकी है कि जनाब अली अमीन गंडापुर पैकअप, योर पार्टी इज ओवर, इसका जनाब अब हो गया है ऐलान। इमरान खान की तरफ से जो इजहार है उसका वो किया है जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है कि जनाब जुनेद अकबर साहब, जिनको कल ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पार्लियामेंट के अंदर जो है वो चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, उनको अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की जगह पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सदर मुकर्रर कर दिया गया है, नामजद कर दिया गया है। और ये ऐलान बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत को खैबर पख्तूनख्वा में हटाकर एक ऐसी शख्सियत को खैबर पख्तूनख्वा में लाया गया है जो दोनों एक दूसरे की जिद हैं, दोनों एक दूसरे के मुतजाद जो है वो रवैये रखते हैं, दोनों एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ हैं। हद तो ये है कि जुनेद अकबर को खुद अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में हथकड़ियां लगाकर जनाब जेल भिजवाया गया था। खुद अली अमीन गंडापुर ने जुनेद अकबर को उसके ओहदे से हटाया था। खुद जुनेद अकबर ने अली अमीन गंडापुर हुकूमत की करप्शन के हवाले से जो रिपोर्ट है वो मुरतब की थी। एक ऐसी शख्सियत जो एक दूसरे के शदीद तरीन मुखालिफ हों, उनको इस तरीके से एक दूसरे को रिप्लेस करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए सब कुछ ऑल ओके नहीं है। इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या इमरान खान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और वो सूबा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास सिर्फ एक ऐसा मुकाम मौजूद है, यानी उनके पास एक ऐसी सेफ हेवन मौजूद है जहां से वो अपने लिए जो पॉलिटिकल कुव्वत है उसको ड्राइव करते हैं, और वहां से जो वसाइल उनको मिलते हैं उसकी बुनियाद पर वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके आगे बढ़ते हैं। वहां पर अगर पार्टी को और हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, अली अमीन गंडापुर के बारे में ये राय और ये तासुर कायम कर दिया जाए कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अब चंद दिन की मेहमान है, तो इस सूरत हाल में क्या ये इमरान खान का एक दुरुस्त फैसला होगा या इसके पीछे इमरान खान का कोई और मकसद है? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक और खबर, बल्कि दो खबरें, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले खबर थी, कल डॉन के अंदर एक स्टोरी शाया हुई थी और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जनाब वजी शेख साहब, उनकी ये बायलाइन स्टोरी थी। उस स्टोरी का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस स्टोरी में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब एक ऑयल कंपनी है, उस ऑयल कंपनी का एक केस है जो लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब उस केस के ऊपर सांप बन के बैठ गए हैं। और गुज़िश्ता 8 साल से ये केस उनके पास चल रहा है और 8 साल से वो मुसलसल इस केस के अंदर जो स्टे ऑर्डर है उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं। हर मर्तबा जब तारीख लगती है उनकी अदालत में इस केस की, तो वो सरसरी सी उसकी 1-1.5 मिनट के लिए समाप्त करते हैं और फिर 6 महीने की तारीख डाल देते हैं, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को बड़ा ही हैवी किस्म का नुकसान पहुंच रहा है। अब खबर ये आई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये जो जज साहब हैं उनके खिलाफ एक वो क्या कहते हैं रेफरेंस वो दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उन्होंने इस बात का इस्तदा किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि जनाब ये जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले जज साहब हैं, इनको जो है वो इनको मिसकंडक्ट का जो है वो मुल्ज़म उनका मुर्तकब करार दिया जाए और इनको इसकी सजा दी जाए। ये जस्टिस शमस साहब हैं, और जस्टिस शमस साहब जो हैं वो एक तवील अरसे से ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इसको मुसलसल नवाजने का इनके ऊपर इल्ज़ाम सामने आया है। अब इस सूरत हाल में ये जो जिससे मैंने भी आपसे गुजारिश की कि उद्दे को इस्तेमाल करना और इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जनाब आइन और कानून का जो वजन है वो भी अगले के सर पे रह जाए और खुद अपने लिए जो मफादात हैं वो भी हासिल कर लिए जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक रविश है। और इसका जो है वो
जो उसका ना किसी तरीके से इसका नोटिस लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मिसाल है जो सामने आ गई। माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह की एक से ज़ायद मरतबा चीज़ें हमारे सामने आई हैं। जनाब जस्टिस रिटायर्ड या बरतरफ जज जो थे मुज़ार अली अकबर नकवी, उनकी मिसाल हमारे सामने थी कि किस तरीके से यतीमों का जो उनका जो हिस्सा था वो खा गया भाई, अपनी मर्जी से जो है वो मकान गले पर अंगूठा रख के वो जो बाकी लोग थे जो हकदार थे उनके हक को तल्फ करके अपने नाम पर रजिस्ट्री भी कराई और अपने नाम पर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन के काम का भी आगाज कर दिया। तो ये पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर इस तरह के किरदार मौजूद हैं जो मुसलसल अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इदारे की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जज साहब भी मेरा ख्याल है कि इसी तरह की एक मिसाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर थी वो है हमारे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में आपसे बारहा इस बारे में जिक्र कर चुका हूं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरी ये जाती राय हो सकता है मैं गलत भी हूं इसमें कि पाकिस्तान के चारों सूबे सिर्फ 5 साल के लिए कुर्बानी दें, वफाक 5 साल के लिए कुर्बानी दे, चारों सूबे और वफाक अपना जो है ना वो डेवलपमेंट बजट वो इकट्ठा करें और बलूचिस्तान के लिए वक्फ कर दें कि जनाब 5 साल के लिए हमारा जो डेवलपमेंट बजट है वो बलूचिस्तान पर खर्च होगा। और बलूचिस्तान में भी ये जो बजट है ये खर्च होगा ये जो मदनी वसाइल हैं इनको एक्सप्लोर करने में। अगर 5 साल के अंदर, क्योंकि ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये अगर हमें मदनी वसाइल बलूचिस्तान से मिल गए तो आप यकीन करें कि ये 5 साल के अंदर जो गेम है वो ना सिर्फ बदल जाएगी बल्कि पाकिस्तान हकीकी मानों में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IMF को कर्ज देने वाला मुल्क बन जाएगा। हो सकता है ऐसा दौर आए कि पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा हो अच्छा पाइन कितने पैसे चाहिए डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या जनाब $10 बिलियन का अल्लाह फट जाए। इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक जानिब यहाँ पर जो सरदारी निज़ाम है उसको कंट्रोल करना जरूरी है और उसके साथ साथ जो फोकस है वो यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये जो बलूचिस्तान है ये गैर मुल्की साजिशों का मरकज न बने। और इस हवाले से जो खबर सामने आई है, बलोच कमांडर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है सामने और मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले कमांडर्स ने कोयटा में सूबाई वज़रा और DIG CTD बलूचिस्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। और ये मेरे नज़र में ये खबर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि इस खबर में वो इस बात का इतराफ़ करते हैं, हथियार डालने वाले अहम दहशतगर्द कमांडर जो हैं वो इस बात का, नजीबुल्लाह, वो इस बात का जो है वो इतराफ़ करते हैं कि उसने पाकिस्तान और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अलहदगी पसंद तंजीमों का मकसद बलोच कौम के जज्बात से खेल कर उन्हें पाकिस्तान से लड़ाना था। मेरी तंजीम से वाबस्तगी 14 साल की नापुख्ता उम्र में हुई। पाकिस्तान से नफरत मेरे दिमाग में भरी गई। कम इल्मी और शऊर न होने की वजह से रियासत को नुकसान पहुंचाया। मेरी मुलाकात हमसाया मुल्क की इंटेलिजेंस से हुई और मैंने उनके सामने कई मुफीद मशवरे रखे, लेकिन उन्होंने मेरी सरजनिश कर दी। कहा गया कि हमें आपकी आज़ादी से कोई सरोकार नहीं है, हम आपको सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। यह है जनाब, ये तमाम अमल उसी सूरत में रुक सकता है जब हम खुद अपने इस पसमानदा तरीन सूबे के ऊपर तवज्जो देंगे। ये उस वक्त रुक सकता है जब हम इस सूबे को माली तौर पर आसूदा करेंगे। ये उस सूरत में रुक सकता है जब हम अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाएंगे। ये इस सूरत में रुक सकता है जब हम उनको तरक्की के अमल में शामिल करेंगे। और ये उस सूरत में हो सकता है कि हम वहां पर मौजूद ये जो सरदारी निज़ाम है इसका कला कमा करेंगे। और ये उस सूरत में रुक सकता है जब हम बलूचिस्तान में मौजूद मादनी वसाइल को निकालेंगे और वहां पर वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज को लगाएंगे ताकि इन नौजवानों को वहां पर रोजगार मिले। जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना इंकशाफ है इस बलोच नौजवान की तरफ से जिसने सरेंडर किया रियासत के सामने और उसने इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है रियासत से कि वो इस तरह के जो इकदामात हैं वो करे जिसके नतीजे में रियासत और रियासती स्ट्रक्चर के ऊपर लोगों का एतमाद डेवलप हो। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि मुझे ऐसे लगता है कि उनकी पार्टी ओवर होगी, उसकी दो वजूहत। एक वजह तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि बुशा बीबी अली अमीन गंडापुर से किसी सूरत वो खुश नहीं थी। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के ऊपर डाली गई थी। और रिसेंटली जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, जो बैक चैनल मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से,
اس کا بھی سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ علی امین گنڈاپور پر آیا کہ جناب آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے عمران خان کو جیل سے نکالنا تھا، آپ ناکام ہوئے ہیں، لہٰذا اب آپ کے لیے جو آپشنز ہیں وہ محدود کر دی گئی ہیں۔ پہلے شیخ وقاص اکرم کا نام کو پیچھے کر کے جنید اکبر کے نام کو آگے لا کر علی امین گنڈاپور کو یہ پیغام دیا گیا کہ جناب یور پارٹی از اوور، اور آج علی امین گنڈاپور سے صوبائی صدارت واپس لے کر جنید اکبر کو یہاں پر صوبائی پریزیڈنٹ کے طور پر لگانا بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی جان پیک اپ، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ دو سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے تھے یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جس کے لیے اگر آپ غور کریں آج سلمان اکرم راجہ کی میڈیا بریفنگ میں سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے، اسد کیسر کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اس نے جمعیت علماء اسلام یہ جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود خان اچکزئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور ان کو اپوزیشن کے اتحاد میں لے کر آنا ہے تاکہ اگلے چند مہینوں اور چند ہفتوں کے دوران یہ جو ہے ایک اپوزیشن اتحاد تشکیل پا جائے اور یہ حکومت مخالف تحریک کا آغاز کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک اتحاد کی شکل دی جائے گی، اور ممکنہ طور پر اگر جے یو آئی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو مولانا صاحب کو اس کا قائد مقرر کر دیا جائے گا اور عمران صاحب اس کے پیچھے آ جائیں گے۔ بنیادی مقصد وہی ہے عمران خان کو نکالنا۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر لانا ہے تو پھر علی امین کو وہاں سے مائنس کرنا ہوگا۔ ایک اس کی یہ صورتحال بندی ہے کیونکہ دونوں کے درمیان ایک بہت شدید قسم کی لڑائی ہے۔ دوسرا، یہ تاثر علی امین کے حوالے سے بہت زیادہ اب اس وقت پارٹی میں موجود ہے کہ یہ گڈ بوائے ہے، یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ہے نا ان کا پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کے پرپسز کو بھی سرو کرتا ہے، لہٰذا اب اگر فائنل موقع پر ایک حتمی حملہ کرنا ہے یا ایک وسیع بنیاد اتحاد کو تشکیل دے کر ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرنی ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن کی، تو پھر اس کے لیے یہاں پر یعنی خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور جو ایک گڈ بوائے ہے اس کی جگہ پر ایک ایسے بندے کو لانا ہوگا جو مزاحمتی سیاست رکھتا ہو اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہو یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا گڈ بوائے نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہی یہاں پر جو ایک پبلک جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ابھارا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ان کو ابھارتے ہوئے جو ایک احتجاجی تحریک ہے اس کو منظم کیا جائے گا، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے ہوتے ہوئے مولانا صاحب جو ہے وہ سٹیج شیئر نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ایسے سٹیج جہاں پر علی امین گنڈاپور موجود ہو اور اس سٹیج کے اوپر مولانا فضل الرحمان نہیں چڑھیں گے، اور جس سٹیج پر مولانا فضل الرحمان ہو وہاں پر علی امین نہیں چڑھے گا، لہٰذا یہ ایک مسئلہ تھا، اس کو بھی دور کرنا تھا۔ دوسری جانب علی امین گنڈاپور کو ہٹانا اور ہٹا کے مولانا فضل الرحمان کو اکاموڈیٹ کرنا یا مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لانا، یہ بھی ایک بڑا ہی جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ خطرناک موو ہے عمران خان کی، کیونکہ اس صورتحال میں پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ جس طرح شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان مجھے یہ جو ادھر ادھر سے باتیں کہلوانے کے بجائے مجھے اسٹریٹ اوے کہہ دیں کہ بھائی آپ کا راستہ وہ ہمارا راستہ، یہ بات ختم ہو جاتی ہے، میں پارٹی سے استعفیٰ دوں گا، میں اپنی اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دوں گا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر دوسرے دن آ کر جناب کوئی آگے چونڈی بڑھ کے چلا جائے، کوئی آئے آ کے وہ چپت لگائے چلا جائے، یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے، اور علی امین گنڈاپور بھی ایسی ہی سچویشن کا شکار ہیں۔ اب اگر علی امین گنڈاپور کے بدترین سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان ان ہوں گے، علی امین کے بدترین مخالف پارٹی کے اندر عاطف خان گروپ وہ منظم ہو کے علی امین گنڈاپور کے سامنے کھڑا ہوگا، تو علی امین گنڈاپور کے پاس کیا سچویشن بچے گی؟ علی امین گنڈاپور کے پاس کوئی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ یا تو وہ بیک بنچز پہ چلا جائے یا خاموشی کے ساتھ یہ جو عاطف خان گروپ ہے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دے، اور اس کے نتیجے میں پارٹی نہ صرف دو حصوں میں تقسیم ہوگی بلکہ پارٹی کمزور ہوگی۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان نے گیم کی ہے اپنے طور پہ تو انہوں نے شاید اپنے لیے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ راستہ نکالنے کی کوشش کیا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار کر اپنے ہی جو ان کا پاور بیس ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کا خمیازہ عمران خان کو بھگتنا ہوگا۔ البتہ علی امین گنڈاپور کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کے لیے جو قبولیت ہے عمران خان کے نزدیک وہ اب ہو گئی ہے ختم، اور قبولیت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے ٹاٹا گڈ بائے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔